कैसे हैं आप लोग? सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है डिमांड वाले चैप्टर में हमारी जो थर्ड वीडियो है वो आज हम बात करेंगे डिमांड फंक्शन के बारे में। हमने सबसे पहले पढ़ा था डिमांड, काइंड्स ऑफ डिमांड, उसके बाद हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड। आज का जो हमारा टॉपिक है पहला वो है डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है बेटे वो होती है द फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड और उस डिमांड के डिटर्मिनेंट के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशन होता है उसे ही हम क्या कहते हैं बेटे? डिमांड फंक्शन कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत बेटे डिमांड फंक्शन के बारे में? तो फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, डिमांड और उसके डिटर्मिनेंट के बीच में जो भी फंक्शनल रिलेशन होता है उसे ही हम डिमांड फंक्शन कहते हैं। बेटा ये दो तरीके का होता है। पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, और बेटे दूसरा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। दूसरा क्या होता है? मार्केट डिमांड फंक्शन। पहला होता है इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, दूसरा होता है मार्केट डिमांड फंक्शन। अब बेटे इन दोनों में अंतर क्या है? अरे इन दोनों में कोई ज्यादा अंतर नहीं है बेटे। इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन में और मार्केट डिमांड फंक्शन में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। क्या अंतर होता है बेटे? फंक्शनल रिलेशन। देखो यही वाली डेफिनेशन आ जाएगी, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन, बेटे मैं क्या बता रहा हूं? इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। अभी इसका मतलब समझाऊंगा बेटे, लेकिन पहले मार्केट डिमांड की डेफिनेशन समझ लो। मार्केट डिमांड वही फंक्शनल रिलेशन बिटवीन डिमांड एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मार्केट डिमांड। बेटे कल मैंने आपको कितने डिटर्मिनेंट कराए थे? 7 डिटर्मिनेंट कराए थे। तो 7 डिटर्मिनेंट में से जो शुरू के 5 होते हैं, ठीक है, जो शुरू के 5 होते हैं वो होते हैं केवल इंडिविजुअल डिमांड के। कौन कौन से थे? पहला था ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है। दूसरा था टेस्ट एंड प्रेफरेंस, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, ठीक है। तीसरा क्या था बेटे? थर्ड था आपका फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। ये वाला छूट गया था, ये मैं दोबारा करा दूंगा आप लोगों को, है ना? फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, ठीक है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। इसके बाद ये 3, इसके बाद 2 और हैं, वो 2 मैं इनको मिटा के लिखूंगा, ठीक है। देखो ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, और 2 कौन कौन से थे? 2 थे, 3 हो गए। फोर्थ था बेटा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, और बेटा आपका फिफ्थ था प्राइस ऑफ फिफ्थ था इनकम ऑफ कंज्यूमर, इनकम ऑफ कंज्यूमर। बेटा ये जो 5 है ना, ये होते हैं इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन, यानी कि ये इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट है। इंडिविजुअल डिमांड के डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है? कि ये केवल इंडिविजुअल की डिमांड को इफेक्ट करते हैं। कौन कौन से 5? ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड एंड इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब अगर मार्केट डिमांड के फंक्शन की बात करें तो ये 5 तो आते ही आते हैं, 1 to 5 तो आएगा ही आएगा बेटे, ये 1 to 5 तो आएगा ही आएगा, लेकिन
दो और आएंगे, एक सेकंड दो बस। ये 1 to 5 तो आएगा ही आएगा, साथ में बेटे दो डिटर्मिनेंट और बढ़ जाएंगे। सिक्स्थ डिटर्मिनेंट होगा पॉपुलेशन। और बेटे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे सब। आज 10th का रिजल्ट आ रहा है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। चलो आज का जो हमारा टॉपिक है, इससे पहले हम लोग अपनी 2-3 वीडियोस बना चुके हैं, 2-3 पार्ट बना चुके हैं डिमांड चैप्टर से रिलेटेड। आज का अगला चैप्टर आज उसी चैप्टर का अगला पार्ट हम डिस्कस करेंगे। और बेटे टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। टॉपिक का नाम क्या है बेटे? लॉ ऑफ डिमांड। ओके, तो आज का सबसे पहला टॉपिक यही है बेटे, लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो पहले इसकी डेफिनेशन समझाऊंगा, उसके बाद आप लोगों को बताऊंगा कि लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है। ठीक है, देखो लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट, यानी कि इट स्टेट्स दैट इफ other things remaining constant, other things remaining constant, other things remaining constant, and if price of a commodity increase, its quantity demand decrease, and price of a commodity decrease, its quantity demand increase। बेटे लॉ ऑफ डिमांड क्या कह रहा है? लॉ ऑफ डिमांड ये कह रहा है कि इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, और किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड गिर जाती है, और किसी चीज के प्राइस गिरते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड ज्यादा हो जाती है। हमारी समझ में नहीं आया सर, विद एग्जांपल बताइए। बेटे एग्जांपल के तौर पे कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, अगर वो सस्ता हो जाता है तो उसकी डिमांड ज्यादा कर देते हो, और अगर वो महंगा हो जाता है तो उसकी डिमांड क्या कर देते हो बेटे? आप कम कर देते हो। यही हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता है बेटे। तो मैंने क्या लिखा है? इट स्टेट्स दैट इफ अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, तो ये वाली लाइन जरा समझो, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इसका मतलब क्या है? ये चीज तो बड़ी आसान है, ये चीज तो समझ में आ गई होगी कि कोई भी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और कोई भी चीज के प्राइस घटते हैं तो उसकी क्वांटिटी डिमांड जो है वो ज्यादा हो जाती है। लेकिन बात हम कर रहे हैं इस लाइन का मतलब क्या है? अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अरे बेटे इस लाइन का मतलब होता है एजम्पशंस। क्या मतलब है बेटे इस लाइन का? एजम्पशंस। ये लॉ ऑफ डिमांड की एजम्पशन क्या होती है? तो बेटे लॉ ऑफ डिमांड की सबसे पहली एजम्पशन क्या होती है? लॉ ऑफ डिमांड की सबसे पहली एजम्पशन होती है कि जितने भी डिटर्मिनेंट थे ना, क्या कह रहा हूं? ऑल अदर, इफ ऑल अदर लिख लो, ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। टोटल 7 डिटर्मिनेंट बताए थे बेटा मैंने, इससे पिछली वाली वीडियो में टोटल 7 डिटर्मिनेंट बताए थे बेटे। 7 डिटर्मिनेंट में से पहला वाला चेंज होगा, पहला वाला ही तो था ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, और बाकी के 6 क्या रहेंगे? कांस्टेंट। ये एजम्पशन होती है बेटा। देखो टेस्ट कांस्टेंट, फ्यूचर प्राइस कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट, पॉपुलेशन साइज कांस्टेंट, और बेटे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन कांस्टेंट। बेटे पहला वाला डिटर्मिनेंट छोड़कर, पहला वाला डिटर्मिनेंट क्या था? पहला वाला डिटर्मिनेंट था हमारा, क्या था बेटे? पहला वाला डिटर्मिनेंट ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो आप यहां देख सकते हो कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है? लॉ ऑफ डिमांड वो होता है अगर बाकी के सारे रिमेनिंग कांस्टेंट, ऑल अदर थिंग्स का मतलब होता है ऑल अदर डिटर्मिनेंट, यहां पर कांस्टेंट रहेंगे। अगर किसी चीज के प्राइस, तो पहला वाला कांस्टेंट नहीं रहेगा भाई, पहला वाला ही तो लॉ ऑफ डिमांड है बेटे।
तो बाकी के 6 के 6 डिटर्मिनेंट कांस्टेंट रहेंगे, और अगर किसी चीज के प्राइस बढ़ते हैं तो उसकी डिमांड कम हो जाती है, और अगर किसी चीज के प्राइस कम होते हैं तो उसकी डिमांड ज्यादा हो जाती है। किसी को कोई डाउट? चलिए, अब इसके बाद लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल और लॉ ऑफ डिमांड का कर्व कैसे बनता है। तो बेटा ये डेफिनेशन होती है लॉ ऑफ डिमांड की, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूं। बेटा लॉ ऑफ डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड की डेफिनेशन होती है पूरी। लॉ ऑफ डिमांड की क्या डेफिनेशन होती है? इट स्टेट्स दैट if all other things remaining same and if price of the commodity increase its quantity demand decrease and price of the commodity decrease its quantity demand increase। एजम्पशन होती है बेटा पहले वाले डिटर्मिनेंट को छोड़कर बाकी के सारे डिटर्मिनेंट कांस्टेंट रहेंगे। टेस्ट कांस्टेंट, फ्यूचर प्राइस कांस्टेंट, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड कांस्टेंट, इनकम ऑफ द कंज्यूमर कांस्टेंट, पॉपुलेशन कांस्टेंट, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन भी कांस्टेंट। क्लियर हुआ? अब इसके बाद बेटे इसका शेड्यूल कैसे बनेगा और इसका कर्व कैसे बनेगा? लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल एंड कर्व। तो ध्यान से देखो बेटे, लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल कैसे बनता है? लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल बनता है कैसे? देखो ऐसे, प्राइस पहले 10 थे फिर 20 हो गए, तो क्वांटिटी ऑफ एक्स पहले 20 थी फिर 10 हो गई। बताओ ये लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा? बेटा यही तो है लॉ ऑफ डिमांड, कि किसी चीज के प्राइस ज्यादा होंगे तो उसकी डिमांड जो है वो कम हो जाएगी। तो बेटा जब हम इसको कर्व पे रखेंगे तो याद रखना, डिपेंडेंट चीजें जो होती है, कौन सी? डिपेंडेंट, वो y एक्सिस पे आती है और इंडिपेंडेंट आती है x एक्सिस पे। तो जो हमारा प्राइस है वो आ जाएगा बेटा x एक्सिस पर, और जो हमारी वो क्वांटिटी है, ओ सॉरी बेटे गलत लिख दिया बेटे मैंने, बेटे प्राइस आएगा y एक्सिस पे और क्वांटिटी आएगी बेटे x एक्सिस पे। बेटे आई एम सॉरी, आया समझ में? अब प्राइस कितना था? पहले 10 था और फिर बाद में, और 10 प्राइस पे क्वांटिटी कितनी थी? बोलेगा कोई? 10 प्राइस पे क्वांटिटी थी बेटे 20, बाद में प्राइस हो गया 20 और क्वांटिटी हो गई 10। इस तरीके से आपका डिमांड कर्व बनता है। डिमांड कर्व ऐसे बनता है बेटे, ये आपका डिमांड कर्व बन गया कि जैसे ही प्राइस बढ़े डिमांड 20 से 10 हो गई। बताओ किसी को कर्व में और शेड्यूल में कोई दिक्कत? जैसे ही प्राइस 10 से 20 हुए बेटे, इधर प्राइस का बढ़ना हुआ, इधर क्वांटिटी का घटना हुआ, और लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग जो डिमांड कर्व है वो नीचे की तरफ गिरता हुआ डाउनवर्ड स्लोप बन गया। क्लियर हुआ? ठीक है। अब इसके बाद बेटे डिमांड कर्व होता है ना, वो हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होता है। तो मैं ये एक लाइन यहां लिख रहा हूं, डिमांड कर्व ऑलवेज ऑलवेज स्लोप डाउन, ऑलवेज स्लोप डाउन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बेटे डिमांड कर्व हमेशा लेफ्ट से राइट जाता है डाउनवर्ड स्लोप करते हुए। डाउनवर्ड स्लोप का मतलब क्या हुआ? डाउनवर्ड स्लोप का मतलब हुआ कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन है। अगर नेगेटिव रिलेशन नहीं होता, पॉजिटिव रिलेशन होता, तो डिमांड कर्व ऐसे बनता, ऐसे बनता बेटे डिमांड कर्व। ठीक है, लेकिन डिमांड कर्व बन कैसे रहा हुआ है बेटे? डिमांड कर्व बनना हुआ है डाउनवर्ड। तो डाउनवर्ड कर्व क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ नेगेटिव या इनवर्स नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। बेटे ये आपका लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल एंड कर्व एंड प्रॉपर्टी। ठीक है, कि डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है लेफ्ट से राइट की तरफ, बिकॉज ऑफ नेगेटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। बताओ बेटा किसी को कोई दिक्कत? चलिए
आगे चलते हैं बेटा, आगे है एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। अगला टॉपिक है एक्सेप्शन। बेटा कोई भी किताब उठा के देख लेना, ये सारे टॉपिक तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे। पहले मिलेगा डिमांड क्या होती है, फिर मिलेगा मार्केट डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड क्या होती है, फिर मिलेगा डिमांड डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, फिर मिलेगा डिमांड फंक्शन क्या होता है, फिर मिलेगा लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, फिर मिलेगा मूवमेंट एंड शिफ्ट इन डिमांड का। सो ये आपका टॉपिक खत्म। सो ये आपका पूरा चैप्टर खत्म। यानी कि इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा तुम्हारा। लेकिन अभी हम किसके बारे में बात करेंगे बेटे, अभी हम बात करेंगे एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, उसके बाद इस चैप्टर को खत्म कर देंगे बेटे, आज ही खत्म कर देंगे बेटे, बहुत बड़ा चैप्टर हो रहा है ये, आज ही खत्म करेंगे इसको आज। चलिए, तो बेटे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्या है बेटे लॉ ऑफ डिमांड की। एक्सेप्शन का मतलब क्या होता है, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद। अपवाद का मतलब क्या होता है बेटे, अपवाद का मतलब होता है कि जहां पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है बेटे, लॉ ऑफ डिमांड फेल। बेटे मतलब क्या हुआ, अरे सर हिंदी में समझाओ ना, लॉ ऑफ डिमांड फेल का मतलब क्या हुआ बेटे, बताता हूं। लॉ ऑफ डिमांड फेल का मतलब हुआ कि यहां पर प्राइस बढ़ने पे क्वांटिटी डिमांड घटती नहीं है, और प्राइस घटने पे क्वांटिटी डिमांड बढ़ती भी नहीं है। यही तो था लॉ ऑफ डिमांड, और ये यहां नहीं होता। तो यहाँ क्या होता है सर, अरे इसका एक्सेप्शन है, तो यहाँ पर प्राइस बढ़ने पे डिमांड बढ़ जाती है बेटे, और प्राइस कम होने पे क्वांटिटी डिमांड घट जाती है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है बेटा, बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जिनके प्राइस ज्यादा होने पे डिमांड ज्यादा हो जाती है, और प्राइस कम होने पे डिमांड कम हो जाती है। कोई भी बताएगा, कोई भी एग्जांपल देगा ऐसे किसी गुड का जो महंगा होने पे ज्यादा खरीदा जाए और सस्ता होने पे कम खरीदा जाए। बेटा कोई देगा एग्जांपल, नहीं दे पाएगा बेटे, है क्या बेटा। नहीं बेटा वो अलग चीज है, वो अलग चीज है। मैं यहाँ कह रहा हूं हम किसी चीज को महंगा होने पे ही खरीदते हैं, अगर वो सस्ता हो जाएगा तो हम नहीं खरीदेंगे। मैं बताता हूं कब। वैसे तुमने सब्जी का एग्जांपल सही दिया है, लेकिन वो दूसरे तरीके से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। पहला है बेटे, व्हेन कंज्यूमर जज द क्वालिटी, judge the quality of a product, of a product by its price। जब बेटे कोई कंज्यूमर, समझना, अगर कोई कंज्यूमर किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी को उसके प्राइस से जज करता है, प्राइस से जज करने का क्या मतलब है बेटे, हमारी समझ में तो ना आयो, आप ढंग से बताओ। अरे बेटे आलू खरीदने जाते हो, आलू वाला कहता है बहन जी ये 5 रुपये किलो है, और बहन जी ये 15 रुपये किलो है। अगर आप क्वालिटी कॉन्शियस हो, आप क्या हो, क्वालिटी कॉन्शियस हो, आप ये सोचोगे कि 5 रुपए वाले हो सकता है मीठे निकल आए, तो 15 रुपए वाले ले लेते हैं। तो जब भी एक कंज्यूमर क्वालिटी कॉन्शियस होता है तो वो सस्ती की जगह महंगी चीज को खरीदता है। तो हो गया ना कि प्राइस ज्यादा होने पर लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग 5 रुपए किलो वाले आलू खरीदने चाहिए थे, लेकिन आपने कौन से आलू खरीदे, 15 रुपए किलो वाले। लॉ ऑफ डिमांड कहता है प्राइस सस्ता है तो डिमांड ज्यादा करो, लेकिन आपने क्या कर दिया, यहाँ पे प्राइस महंगा था उसकी डिमांड ज्यादा कर दी। तो बेटा ये आपका जो हो गया ये एक्सेप्शन हो गया। जब भी कोई ऐसा गुड होगा, चाहे जूते ले लो, अच्छा सब लड़के जूते पहनते हैं, अच्छे अच्छे जूते पहनते हैं, एक तरफ रीबॉक का जूता होता है और एक तरफ रीबूक का जूता होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, प्राइस का अंतर होता है। दुकानदार कहता है भाई साहब ये 100 रुपए के हैं, भाई साहब ये 1000 रुपए के हैं। हम 1000 वाले लाते हैं क्योंकि हमें क्वालिटी चाहिए, क्वालिटी। क्वालिटी बेटा, क्वालिटी जब भी चाहिए होती है उस टाइम पर लॉ ऑफ डिमांड फेल हो जाता है। क्लियर। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। बेटा दूसरा पॉइंट है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। आर्टिकल ऑफ
डिस्टिंक्शन। अरे बेटे पेंटिंग्स, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन में क्या क्या आता है? पेंटिंग्स ऑफ ओल्ड पेंटर, पुराने पेंटर्स की पेंटिंग्स, विंटेज कार, बेटे वो औंधे टेढ़े मुंह वाली कार जो आती थी वो विंटेज, पुराने जमाने की कार, बेटे गोल्ड, बेटे डायमंड, ये सब केवल इसलिए खरीदे जाते हैं क्योंकि ये महंगे होते हैं। इनको शो ऑफ करने के लिए लेती है बेटा जनता, ठीक है? तो आप इनको ये कह सकते हो कि जिनकी सोसाइटी में एक अलग पहचान होती है या जो शो ऑफ करने के काम आते हैं, तो शो ऑफ तो महंगी चीज का ही होगा, है? फोन तो बेटा 5,000 रुपये में आ जान, तो MI का ले लो 5,000 में आ जाएगा, लेकिन हम लेते हैं 50,000 वाला आईफोन। तो क्यों? महंगी चीज की भी डिमांड ज्यादा हो रही है। हम महंगी चीज को भी ज्यादा खरीद रहे हैं। देख रहे हो आईफोन महंगा है फिर भी बिक रहा है, और MI सस्ता है फिर भी नहीं बिक रहा है। तो बेटा ऐसा क्यों हो रहा है? तो बेटा ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर उसकी सोसाइटी में एक अलग पहचान है। सोना क्यों खरीदते हैं हम? सोने के बेटे लर पहन के इतनी मोटी मोटी, क्योंकि शो ऑफ करने के काम आता है। तो ऐसा कोई भी गुड जो दिखावे के काम आए या केवल इसलिए खरीदा जा रहा है क्योंकि वो महंगा है, तो वो भी आपका क्या कहलाता है? आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन। समझ में आया? अब इसके बाद जो आपका तीसरा होता है, बेटे 3 एक्सेप्शन है इसकी। बेटे जो आपका तीसरा एक्सेप्शन है वो है गिफिन गुड्स। बेटे ये गिफिन गुड्स कौन से होते हैं? अरे बेटा वेरी लो क्वालिटी प्रोडक्ट। गिफिन गुड वो होते हैं जो बहुत ज्यादा बुरी क्वालिटी के होते हैं। अच्छा बताना बेटे, बताना ना, कोई सड़े आम को 1 रुपए किलो में देगा, आप ले लोगे? है? सड़ी सब्जियों को कोई 2 रुपए में किलो में देगा। अब मान लो टमाटर 80 रुपए किलो आ रहे हैं और कोई आपसे कहता है कि बहन जी आप इन्हें ले जाओ या भाई साहब आप इन्हें ले जाओ, ये 2 रुपए किलो है, और तुमने देखा उसमें कीड़े पड़े हुए। तो गिफिन गुड वो गुड होते हैं जो बहुत ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी के होते हैं बेटा, बहुत ज्यादा इंफीरियर क्वालिटी के। तो उनके प्राइस कम होने के बाद भी उनकी डिमांड नहीं बढ़ती। आप भले ही कितना भी, कोई खराब गुड है उसका प्राइस कितना भी कम कर लो, उसकी डिमांड ज्यादा नहीं होगी। प्राइस कम करने पे उसकी डिमांड कम ही हो जाएगी। इसलिए जो गिफिन गुड्स होते हैं वो भी बेटे क्या होते हैं आपके? वो भी एक्सेप्शन होती है लॉ ऑफ डिमांड की। ठीक है भाई, समझ में आया इतना?